अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम को दो हिस्सों में रखा है हमने। पहला हिस्सा जो है वो एक अफसोसनाक वाकया जो एबटाबाद के इलाके में पेश आया है। बिरोट में एक नौजवान पर तशद्दुद किया गया है, शहरियार नामी, उस पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पेशावर BRT के ऊपर। BRT की इनॉग्रेशन हो गई है, उस पर जो है वो हमशावर और वहां पर हमने जो है वो लोगों से बात की है। दूसरे से में आपको वो दिखाएंगे। लेकिन पहले हिस्से में प्रोग्राम के हम जिस मसले पर बात करने चाह रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक दास्तान है। ये जिला एबटाबाद का इलाका है, सर्कल बकोट कहलाता है। इसमें एक बिरोट है जगह जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कि एक नौजवान, शहरियार नामी नौजवान, जिसको मुबैना तौर पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाया गया और चोरी का इल्जाम लगाकर इस पर 10 से 12 लड़कों ने तशद्दुद किया। और इस हद तक तशद्दुद किया कि ये बच्चा इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में जो है वो पिंडी के अस्पताल में मौजूद है। इस बच्चे के साथ जो है वो बहुत बदअखलाकी की गई। इस बच्चे को अजियत देकर जो है 2 दिन तक हफ्ते भेजा में रखा गया, हिरासत में रखा गया, जो निजी टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं वहां पर। ये इलाका जो है बज़ाहिर एबटाबाद का इलाका है, लेकिन एबटाबाद के पसमानदा तरीन इलाकों में से ये एक है। सर्कल बकोट, जहां ना सेहत, ना तालीम, ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर है। ये मसाइल तो खैर लोग देखते ही हैं, लेकिन जो जुल्म की दास्तान इस बच्चे के साथ रकम की गई है, पता यह चला है कि वहां पर निजी टॉर्चर सेल्स बनाकर जराइम पेशा अफराद जो है वो लोगों को जदोकोप करते हैं। जदोकोप कर कर जो है वो अपनी वहां पर मर्जी मुसल्लत करते हैं, अपनी जो है वो जारादारी कायम करने के लिए वहां पर ये सब कुछ करते हैं। इस बच्चे के साथ जो है वो जो वाकया पेश आया है ये नया नहीं है। माजी में भी यहां पर जो है वो लोगों को जदोकोप किया जाता है। और पुलिस, इंतजामिया, सूबाई हुकूमत KPK और सूबाई हुकूमत पंजाब के लिए ये एक चैलेंज के तौर पर केस सामने आया है कि इस केस को जो है वो किस तरीके से हल करते हैं। अभी मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो इत्तलात ये हैं कि इसके जो मुल्ज़िमान हैं, जिस पर इल्ज़ाम लगाया है शहरियार की फैमिली ने, वो इस वक्त जो है वो अपनी कुछ जमानत करा चुके हैं और कुछ अभी भी जो है वो मफरूर हैं। उनकी गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आ सकी है। इस तमाम मामले की तहकीकात करने के लिए, तफसीलात लेने के लिए जो है वो हमने अपने नुमाइंदे बाबर मलिक तक, हम तक ये बात पहुंची। फिर बाबर मलिक जो है उन्होंने इसके ऊपर सारी तफसील ली है, सारा काम कर रहे हैं। बाबर मलिक इस वक्त मेरे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन पर भी जो है वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं, और जो मुतासिरा फैमिली है उसके साथ, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो इंसाफ के मतलाशी हैं, लेकिन मारे मारे फिर रहे हैं और खौफजदा हैं। पहले आपको जरा दिखाते हैं इस केस के बाद पुलिस का क्या रिएक्शन था। ये हुआ 5 अगस्त को हुआ। 8 अगस्त को हमारे पास ये रिपोर्ट हुआ और हमने FIR दी। और क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दूर दराज में देहात हैं, उनमें रेट में मुश्किलात थी, लेकिन थाना बकोट की जो पुलिस है और STQ दरियात की क़यादत में उन्होंने बहुत कोशिश की कि इनको टाइमली हम अरेस्ट कर लें। जी, ये तो आपको अभी पुलिस का मौक़िफ़ दिखा। यहाँ पर पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि हम इनके साथ भरपूर ताउन करेंगे, और उसके बाद क्या हुआ ये दास्तान हम जानेंगे बाबर मलिक से। बाबर, आप इस वक्त मौजूद हैं, ये जरा सारा वाकया बताइएगा कि ये किस तरह हुआ है, अब केस में क्या हो रहा है। बहुत अफसोसनाक वाकया है। एक टॉर्चर सेल बने हुए हैं। ये KP और पंजाब की बाउंड्री है दोनों एरिया में, देवल और बैरूट, यानी कि थाना सर्कल बकोट का इलाका और थाना मरी का इलाका, ये चौकी फगवाड़ी लगती है। ये अगवा, बराए तावान और दीगर संगीन वारदातों, इन दोनों एरियाज में असले के अंबार है और ख़तरनाक तरीन मुल्ज़मान है। इस बच्चे के ऊपर मामूली इल्ज़ाम लगाकर पहले इसको अगवा करते हैं, 2 रोज़ तक तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है वहाँ पे बेरोट में। फिर वो उठा के अपने जो दीगर मुल्ज़मान हैं जो थाना मरी की हदूद देवल में रहते हैं, वहाँ उनके हैंड ओवर करते हैं। मुफ्ती नामी कोई तकरीबन कुछ 7 मुल्ज़मान इस बच्चे के ऊपर उसके बाद इंतहाई इंसानियत सोच तशद्दुद करते हैं। इसके जिस्म के नाजुक हिस्से पे को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जब ये बिल्कुल इसकी हालत गैर होती है, इसको सड़क पर मरी के इलाके रवात में फेंका जाता है, इसके घर वालों को बताया जाता है, और ये सफाक मुल्ज़मान इस बच्चे के वालिदैन को, घर वालों को इत्तला देते हैं, घर पहुँचाते हैं। जब बच्चे की हालत बिगड़ती है तो इनको घर वालों को नहीं कहते कि हम आप लेके जाएं, ये खुद हॉस्पिटल लेके आते हैं और यहाँ पिंडी तक नहीं लाने देते। ट्रक पे ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं
और यहाँ भी आके ये सफाक मुलजमान असरअंदाज हुए कि हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवानी, लिख के दे के चले गए, जबकि इस बच्चे का यहाँ पे उस जुल्म और बर्बरियत के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि होली फैमिली हॉस्पिटल्स इंतज़ामिया और डॉक्टर्स ने बड़ी कोशिश की बच्चे की जान बचाने की और ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई है। थोड़ी सी हालत उसकी बेहतर है, लेकिन MLR जो मेन FIR और MLR इतने बासर मुल्ज़मान हैं कि वो अभी तक पाइपलाइन में ही है। FIR जो कटी है उसमें जो बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, जो तशद्दुद हुआ है, लेकिन ये बाबर, ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है, ये इसमें वक्त क्यों लग रहा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ पे जब इस बच्चे को पहुँचाया, ये तो KP का वाक़या है, वहाँ पे ही लेके जाना चाहिए था, वहाँ MLR होनी चाहिए थी, लेकिन मुल्ज़मान बासर होने की वजह से, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो मरी देवल के मुल्ज़मान हैं, 7 उनकी गिरफ्तारी में कोई वहाँ के ASP जो पंजाब के हैं और एक SP सदर वो इन्वॉल्व हैं, वो उनको गिरफ्तार नहीं होने दे रहे। मुबैना इल्ज़ाम है, इसकी कोई हमें नहीं पता उनका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन ये सारा मामला आ जाता है यहाँ पिंडी में, और पिंडी में ये लोग पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान यहाँ पे है। मैं जब यहाँ पे आया, इनसे बातचीत की, ये बिल्कुल फेस टू कैमरा और ये आने के लिए तैयार नहीं है। इनका ये मौक़िफ़ है कि हमें ये कहा गया है कि आपने जो ही ये बात की तो हम आपके घर और मालो उसबाब जला देंगे। नहीं बाबर, ये आप बिल्कुल मेरी आप उनकी फैमिली से जरा हमारी बात कराएं और यकीनी तौर पर जो है इंशाल्लाह इनको कहें कि आपकी फराहमी तक जो है वो हम इनका साथ देंगे और जो भी इनकी हेल्प हो सकी वो इसके अंदर हम करेंगे। जरा अगर फैमिली से कोई बात कर सके तो। ये उसके शरियार की शीरा हैं, ये कितने दिनों से आप ये हैं, क्यों इतने डरे हुए हैं आप लोग, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा? एक्चुअली 10 दिन हो गए हम लोग हॉस्पिटल में, मेरा भाई एडमिट है, इधर सीरियस कंडीशन में है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। पुलिस बासर होने की वजह से उन लोग मुल्ज़मान को बिल्कुल मतलब एक्शन कोई नहीं ले रहे और गिरफ्तार अभी तक मुल्ज़मान को नहीं किया गया। और हमारे भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है, उस पर वाशियाना तशद्दुद किया गया, इसके अलावा उसे मेंटली टॉर्चर किया गया। ये मैं बहुत कोशिश की कि ये मामला बयान कर सके। इनके वालिद हैं, बच्चे के शरियार के वालिद हैं, ये माजूर हैं, इनकी डिस्क नहीं है, टैक्सी चलाते हैं, ये अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के बच्चे के इलाज मालजे के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि वो लोग इतने बासर हैं, देवल वाले भी और बैरोट वाले भी, दोनों तरफ से इनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कौन लोग हैं बाबर, क्या ये कोई सियासी असर रसूख है या फिर ये ग्रोह हैं जिन्होंने निजी टॉर्चर सेल बनाया हुआ है जो इस किस्म के पुरतशद्दुद वाकयात करते हैं लोगों के साथ? देखें, ये मकामी तौर पर जो पुलिस है, मरी के जो पुराने पुलिस एहलकार तैनात हैं, ASP मरी को भी इस वाक़े का पता है, SP सदर को पता है, फिर अगर एबटाबाद में चाहे तो DPO तक ये रिपोर्ट गई हुई है एबटाबाद के कि कौन कौन से लोग मुलव्वस है। 2 साबिक अहम शख्सियात के ये इलाके हैं जो वफाकी और पंजाब हुकूमत की अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं, लेकिन ये मामला उन तक नहीं है। ये लोग कब्जा भी करते हैं, अगवा भी करते हैं, टॉर्चर सेल भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंतहाई। और इस इलाके के बारे में जो हमें इंकशाफात हुए हैं कि इन इलाकों में असले के अंबार हैं, एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। अब इस बच्चे को जरूरी जो चाहिए वो तो मैं जरा बाबर आप जरा रुकिएगा, तो मिल रही है। आप स्टेट दिस पॉइंट। मैं जरा यहाँ पर उस बच्चे का भी जो है वो एक हमारे पास शॉट है और प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं, जरा वो सुनवाते हैं। लोग बता रहे हैं भारत कौन है, किसी एक को जानते हो? 8-10 को जानते हो, 2-3 नाम नहीं याद रही शक्ल। जी बाबर, जरा आप इनके वालिद से भी बात करा सकें जरा। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको इंसाफ दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बताएं कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे हैं? हमें तकरीबन 10 दिन हो गए। इधर कार्रवाई नहीं हो रही, उस तरह कोई नहीं हो रही किसी किस्म, वो बासर लोग हैं, कोई कार्रवाई इधर नहीं हो रही। आप तो चल फिर भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, टैक्सी चलाते हैं, क्या घर बार का क्या कोई भी नहीं है आपका? कोई भी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, गाड़ी चला भी नहीं सकता हूँ, उठना बैठना भी मुश्किल है मेरे लिए। आदिल अब्बासी साहब, मैं 1 मिनट उसके तायाजाद भाई से बात करने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ बात कर सके। क्या किस नोयत का टार्चर हुआ है उसके? सो उस पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया। उसको वहाँ से अगवा करके नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, उसको वहाँ से अगवा करके ले गए। वहाँ पे जिस वक्त उसको अगवा करके ले गए हैं, वो टॉर्चर सर ने निजी टॉर्चर सर बनाया हुआ है, वहाँ पे उस पर तशद्दुद करते रहे 2 दिन। उसके बाद उसको वो वहाँ से देवल की हदूद मरी, थाना मरी की हदूद में ले गए। वहाँ पे जाके उस पर जो नाजुक अज़ा हैं वहाँ पे मिर्चें वगैरह डालते रहे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो गया और उसको वहाँ से जो है ना मरी
की हदूद में जाके फेंक आए हैं रवात के एरिया में। क्या ये इलाके वहाँ पे कोई नहीं है आपकी FIR होती, आपको फौरन इंसाफ मिलता, ये क्या मामला है वहाँ पे? सर ये लोग क्या वहाँ पे कोई बासर लोग हैं? सर ये इंतहाई बासर लोग हैं। ये दो ग्रुप हैं वहाँ पे, एक नून लीग का है, एक PTI का है। ये हमेशा जिस वक्त मुजरम जुर्म करते हैं ये अलग अलग होते हैं। जिस वक्त मजलूम जो है ना जाता है थाने में, वहाँ से उनको जो है ना वो ये ग्रुप वापस बाद में एक हो जाते हैं मजलूम के ख़िलाफ़, और हमें हमेशा यही धमकियाँ मिलती हैं। कोई भी उस वक्त जाता है थाने में जाता है तो वो यही कहते हैं जी कि थाने वाले जाके वापस इनको मुजरमों को बताते हैं कि आपके ख़िलाफ़ बंदा FIR कटवाने आया है। तो ये इतने बासर लोग हैं। आदिल, बिल्कुल देखें कितना बड़ा नेटवर्क है, पुराने एहलकार वहाँ तैनात है, पुराने पुलिस एहलकार तैनात है, वो बिल्कुल पूरी बाबर मैं इस वक्त जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ मैं अभी जरा FIR से मुताल्लिक भी मैंने आपसे पूछना है कि उसमें जो दफात लगाई गई हैं उस पर इनका क्या कहना है कि बेल बिफोर अरेस्ट हो चुकी है, दायरा उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त जो है वो गवर्नर KPK शाह फरमान साहब जो हैं उन्होंने इस वाक़े का नोटिस ले लिया। वो प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा बैठ के, और उन्होंने कहा है कि जो मुल्ज़िमान है उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जो मजलूम लोग हैं उनकी दादरसी की जाएगी। आप इनकी फैमिली को चाहें तो बता सकते हैं कि KPK के गवर्नर शाह फरमान साहब ने इसका नोटिस ले लिया इस वाक़े का, और ये क्या चाहते हैं कि किस तरीके से मदद की जाए। देखें, अभी हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं इसमें गवर्नर KPK शाह फरमान ने इस वाक़े का नोटिस लिया और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। क्या कहेंगे, KPK हुकूमत ने नोटिस ले लिया? सर अभी तक तो पुलिस ने किसी जस्ट अभी नोटिस हुआ है। सर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं अगर हमें वो इंसाफ दिलाएं तो, क्योंकि पहले भी बहुत सारे नोटिस। आदिल अब्बासी साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इधर पंजाब की साइड पे भी आए यहाँ पे, क्योंकि कब्जा ग्रुप यहाँ पे बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म है। मरी के एरिया में बहुत अहम शख्सियत, तो जो लोग मरी के हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में नहीं आ सकी हैं, और ये जो FIR के ऊपर दफात लगाई गई हैं इसके ऊपर जो है वो फैमिली के इल्म में है कि किस तरीके से वो मुतमईन है इसके ऊपर सारा? देखिए, मुल्ज़मान इतने बासर हैं कि जो बच्चे के साथ जिस्मानी टार्चर हुआ, जो ज्यादती की गई, उसकी FIR नहीं है, उसमें उस FIR में दफात नहीं है। अब जब तक वो MLR रिपोर्ट नहीं आती, मेडिकल लीगल रिपोर्ट नहीं आती, अब मेडिकल लीगल रिपोर्ट बेसिकली तो एबटाबाद वालों को देनी चाहिए थी। अब वहाँ से सेशन जज की अदालत की जानिब से यहाँ कहा गया है, यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट का क्या आर्डर हुआ है जी? ये सर ये जो मुल्ज़मान ये बड़ी बात है, इन्होंने ये पूरी टेक्निकल तरीके से ये गेम की है। इन्होंने ये काम किया है कि ये KPK के हदूद में ये काम करके बच्चे को ये ओली फैमिली हॉस्पिटल ले आए। ओली फैमिली इंतज़ामिया को इन्होंने कोई चीज़ नहीं बताई, उनसे कहा गया कि बच्चा गिरा है। जब डॉक्टरों ने इनसे पूछा कि किस तरह का गिरा है, कि पाँव से लेकर सर तक इस पर चोटें हैं। जब डॉक्टरों ने सारी चीज़ पूछी तो बच्चे के वलवाकिन भी उधर थे। बच्चे से पूछा था, बच्चे ने कहा इनको बाहर निकालो। जब बच्चे को इनके वलवाकिन को बाहर निकाला गया तो बच्चे ने डॉक्टर को सारी पूरे हालात बताए कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई। जब डॉक्टरों ने बच्चे के बयान सुनकर उसके सारी रिपोर्टें ली, उस वक्त जाके डॉक्टर को पता चला कि इस बच्चे के साथ इतनी ज्यादती हुई है। बकौल डॉक्टर साहब के कि अगर हम इसको रेफर करते KPK हॉस्पिटल के अंदर तो रास्ते में जाते हुए बच्चे की जिंदगी खत्म हो जाती थी। मैं जरा बाबर बच्चे का ऑपरेट किया, 6 गेटे लगा के बच्चे को वॉश किया गया। जी तो ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है इसमें इतनी ताखिर क्यों? मैं ये FIR देख रहा हूं बाबर कि ये 10 तारीख को गालिबन वाकया पेश आया। वाकया शायद 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन 10 तारीख को ये इसकी FIR कटी और 15 तारीख को उन मुल्ज़िमान की जमानत हो जाती है। तो वो पुलिस इस दौरान जो है वो क्या करती है, चाहे वो पंजाब की पुलिस हो या KPK की पुलिस हो। 10 तारीख को ये वाकया होता है, 15 अगस्त को उनकी जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट अपनी करा लेते हैं, और उसके इस 5 दिनों में पुलिस क्या करती रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं ज़रा आप इनको ये बता दें, क्योंकि मेरे पास ये मैसेज जो आया है उसमें गवर्नर साहब ने जो नोटिस लिया है, गवर्नर साहब ने पहले भी गोमल यूनिवर्सिटी में जो एक हरासमेंट का वाकया हुआ था उसके बाद जो है वो बड़ा सख्त एक्शन लिया था और 16-17 अफराद को जो है वो डिसमिस कर दिया था। तो हम उम्मीद रखते हैं कि KP गवर्नमेंट जो है और गवर्नर जो है स्पेशली इस मसले को जो है वो संजीदा लेंगे और उसको हल करेंगे। तो ये जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है इसकी ताखीर ही तो शायद FIR की कमजोरी का बायस बनी होगी। बुनियादी वजूहात ही यही हैं कि जो बुनियादी मामलात है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट, इस्तखासा जो दर्ज किया जाता है, FIR जो दर्ज की जाती है, ये थाना मरी हो, बकोट हो, क्योंकि ये कीमती ज़मीन है, कीमती अराजी है लोगों की। यहाँ पे नेटवर्क बैठे हुए हैं, पूरी सरपरस्ती करते हैं माफिया की, और ऐसा सिस्टम चलाते हैं टेक्निकल से कि FIR दर्ज हो भी जाए तो मुल्ज़िमान को साफ
जरा उनके वालिद से या उनकी सिस्टर से पूछ सकें कि वो मजीद क्या मदद चाहते हैं ताकि हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सके। फिर उसके बाद मैंने जो है वो जरा आगे बढ़ना है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं इससे मुतालिक। जी सिस्टर, आप केपी हुकूमत ने इसका नोटिस ले लिया है। पंजाब के हुकाम अगर देख रहे हैं तो वो नोटिस वो भी ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए मुल्ज़मान के साथ? मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला केपी के वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इनसे जुल्म ज़्यादती का हिसाब लिया जाए। आदिल, एक मिनट पहले तो फौरी तौर पर केपी हुकूमत जो है, जी केपी हुकूमत फौरी तौर पर ये नोट करे कि ये लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि इनके जो माल असबाब घर हैं उनको आज रात धमकी दी गई है कि वो जलाएंगे, नजर आतिश करेंगे। केपी पुलिस अगर सुन रही है तो फौरी तौर पर वहाँ इनके एरियाज में जाकर इनको सिक्योर करे। जी जी, थैंक यू बाबर, बहुत शुक्रिया। ये मैं इस बात कर रहा हूँ तो स्टैंडिंग कमेटी के सेनेट से भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सेनेट में भी जो है वो इसको टेकअप किया जाएगा मसले को, और मंडे को जो है वो इस मसले पर बात भी की जाएगी। ये सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की जानिब से जो है इसका नोटिस लिया जा रहा है। मेरे पास काफ़ी अभी मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ मकामी लोगों के भी मेरे पास मैसेजेस आए जिसमें उन्होंने कहा है कि शायद जो सोशल वर्क या चैरिटी वर्क होता है उसके लिए भी वहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जाता है, और उस इलाके के अंदर जो बासर अफराद हैं, अब हुकूमतों का दोनों का टेस्ट है कि ये स्टेट विद इन स्टेट जो चल रही है, चाहे वो निजी जेलें बनाई हुई हैं, उस पर एक्शन करें और जो आम आवाम है उसको ये रिलीफ मिले। हम ये देख रहे हैं कि इस मसले के ऊपर अभी तक जो है वो उस तरीके से एक्शन नहीं दिखाई दिया कि जो मजलूमों हैं उनकी दादरसी हो सके। थैंक यू वेरी मच बाबर, और हम इसके ऊपर मजीद भी जो है वो फ्यूचर में भी बात करते रहेंगे जब तक जिम्मेदारान के खिलाफ हकीकी मायनों में कार्रवाई नहीं होती। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पेशावर BRT के ऊपर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। हम मौजूद हैं पेशावर में जहां पर BRT का जो है वो इफ्तिताह हो चुका है। BRT जो है मंसूबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया था 2017 में अक्टूबर में। ये तनाज़ा जो है उस वक्त बना जब 6 माह का वक्त गुजर गया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसे मुकम्मल ना कर सकी। मुख्तलिफ बातें चली, मुख्तलिफ जो है वो क़यास आराइयाँ हुई इस मंसूबे से मुताल्लिक, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये एक मुश्किल प्रोजेक्ट बनकर सामने आया। इससे कबल जो है वो मेट्रो सर्विस के ऊपर ख़ुद तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी तनकीद की गई, लेकिन ख़ुद बस मंसूबा शुरू जब किया गया तो बताया गया कि ये मंसूबा दूसरे मंसूबे से मुख्तलिफ होगा। वो कैसे मुख्तलिफ होगा उसके मुख्तलिफ हवाले दिए गए, लेकिन बहरहाल अब ये मुकम्मल हो चुका है। और आज के प्रोग्राम में हम ज़रा इस मंसूबे के जो फीचर्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, इस मंसूबे के फ़वाइद क्या हैं उस पर बात करेंगे, या जो इसके डिले और नुकसानात हुए हैं उसके क्या असरात हुए हैं, इस तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। मेरे अकब में आप देख रहे हैं ये तमाम बसें जो खड़ी हुई हैं ये BRT की बसेस हैं जो कि इस रूट के ऊपर चलेंगी। 27 किलोमीटर का ये टोटल जो है वो रूट है जिसके ऊपर ये बसें चलनी हैं। इसकी जो तामीराती प्रोसेस था उसके ऊपर कुछ नकाइज भी थे, तनकीद भी होती रही और मुश्किलात भी रहीं, लेकिन अब फाइनली ये मुकम्मल हो गया है। तो देखना ये है कि इसके आने वाले दिनों में क्या फ़वाइद जो है वो पेशावर की शहरी हासिल कर सकेंगे और सियासी तौर पर भी तहरीक इंसाफ इससे क्या माइलेज ले सकेगी। तो आज के प्रोग्राम में BRT मंसूबे के ऊपर बात होगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कामरान बंगश साहब, वजारत बल्दियात भी है इनके पास और इत्तलात का भी चार्ज है। इस वक्त ये मंसूबा जो है ज़ाहिर है सारा इनकी निगरानी में ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बंगश साहब ये बताएं कि आपकी गवर्नमेंट पे जिस मंसूबे पे सबसे ज़्यादा तनकीद होती रही BRT पे, अब वो फाइनली मुकम्मल हो गया है, क्या वजह थी, इतना डिले क्यों हुआ है? डिले का तो इस प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो 2021 है। हम उससे टाइम से ज़्यादा पहले हमने कंप्लीट कर लिया। जो 6 मंथ्स का टाइम था वो ज़रा एम्बिशियस गोल भी था ऑब्वियसली, और साथ ही साथ इधर ये ट्रेंड रहा है हमेशा आदिल के एक फ्लाईओवर पेशावर में MMA के दौर में शुरू हुआ, ANP ने भी कंप्लीट नहीं किया और फिर PTI ने उसको कंप्लीट किया, यानी 2 टर्म्स में एक फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हुआ। ये 27 किलोमीटर का कॉरिडोर है और इसमें 13 किलोमीटर से ज़्यादा एलिवेटेड है। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम देना ये एक चैलेंजिंग था, उसी वजह से ये 2.5 साल में कंप्लीट हुआ, वरना तो अगर ये अपने टाइम पे होता तो शायद ये और भी लेट होता। एक तो उसकी ये वजह है। अब जो तनकीद की है
ऑपोजिशन के पास और कोई पॉइंट नहीं है। हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो तनकीद ना बनाएं तो उनकी तो सियासत ही इसी पे रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। हमारे इस प्रोजेक्ट की जो क्वालिटीज़ है वो अगर आप देख लें जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके निस्बत, एक तो सबसे पहले ये 3rd जनरेशन सिस्टम है। 3rd जनरेशन का मतलब ये है कि 7 फीडर रूट से गाड़ी जो है वो जो BRT बस है वो डायरेक्ट कॉरिडोर को टच करेगी, कोई ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं होगी। ITS का हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न सिस्टम है। गाड़ियाँ जो है हमारी डीजल हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इससे कार्बन फुटप्रिंट जो है वो पेशावर का काफ़ी कम होगा, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्टडी किया है। इसके अलावा फ्री वाईफाई की फैसिलिटी है, एयर कंडीशन सर्विसेज हैं। तकरीबन 3,60,000 पैसेंजर्स की डेली कैपेसिटी है राइडरशिप की हमारी यहाँ पे। तो ये पेशावर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप लोग मेट्रो बस पर बड़ी तनकीद करते थे, उसको जंगला बस भी कहते थे, तो क्या ये वजह थी कि 6 महीने के अंदर अब हम भी बना के दिखा दें ताकि इलेक्शन के लिए हमें कोई उसका बेनिफिट मिले, एज मिले? वो उल्टा हो गया। आदिल, रियलिटीज़ जो है वो ये है और वो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हमारे 3 साल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस बात पर लगे कि हमें जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर हमें एक्सेस दी जाए, NOC दे दी जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त के जो नवाज शरीफ की हुकूमत, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, और इन्होंने बदनीयती करके पेशावर के लोगों के साथ और पख्तूनख्वा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करके वो हमें NOC नहीं दी। और हमारे 3 साल हमें वो टरखाते रहे, हमें वो कहते रहे कि हम आपको देंगे और हम इसके ऊपर फिजिबिलिटी करते हैं, ये करते हैं और वो करते हैं। इस वजह से ये डिले हुआ। हम जब बिल्कुल एज पे पहुंचे, इलेक्शन का टाइम आया, तो खटक साहब ने बड़ा चैलेंजिंग एम्बिशियस प्लान लिया। और आप यकीन करेंगे 6 महीने में जब हम इलेक्शन में एंटर हो रहे थे तो मेन रोड जो है जिस पे ट्रैफिक आनी है वो बिल्कुल खुल गया था। मैं जब इलेक्शन कैंपेन में खुद जा रहा था तो मेरी जो कैंपेन स्ट्रैटेजी थी, मैंने ये पॉइंट रखा हुआ था कि हम BRT को डिफेंड करेंगे क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा सफ़र कर गए। तो मुझे सिटीजन्स ने कहा कि नहीं, हमें पता है कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होना है और टाइम लगेगा इसके ऊपर। आपने जो मेन ट्रैफिक लाइन खोल दी है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। काफ़ी काम हो चुका था पहले 6 महीने में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो आप उसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे जो 6 महीने का? हमारे इलेक्शन स्ट्रेटजी का ये हिस्सा था कि शायद ये हमें हिट बैक कर जाए, लेकिन लोगों ने उसको समझा, पेशावर के लोगों ने उसको समझा। ये 2 साल जो लोगों ने हमारे ऊपर तनकीद की या जो हमने बड़ा खंदा पेशानी से उसको एक्सेप्ट किया। चलें ज़रा आप ज़रा विज़िट करते हैं, अंदर चलते हैं और कुछ जो सहूलियात यहाँ पर दी गई हैं वो देखते हैं ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये BRT उस मेट्रो से कैसे मुख्तलिफ है जिस पर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत तनकीद करती थी। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये मानना है कि ये उससे मुख्तलिफ है, इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो उससे बड़ी मुख्तलिफ है। उस पर ज़रा बात करें। ये जी एंट्रेंस है जहाँ से लोग अंदर दाखिल होंगे और जू कार्ड नाम दिया गया है इसको। जू पश्तो में जाने को कहते हैं, तो ये वो वाला जू है। तो कार्ड्स लोग बनवाएंगे, वो जिस तरह हम देखते हैं कि बरतानिया में, यूरोप में जो ट्रेन्स के कार्ड्स को टॉपअप किया जाता है जिसमें पैसे डाले जाते हैं और उसके बाद आप उसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके उस कार्ड में डिपॉजिट होता है। तो ये वही सिस्टम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप उस कार्ड को टच करेंगे। ये कार्ड अगर आप दिखा सकें ज़रा, तो ये कार्ड है जो इसमें कितने तक का बैलेंस होना चाहिए और कितने महीने, एक महीने कोई आपके पास 50 रुपये का बैलेंस होना चाहिए अगर आप एक एंड से दूसरे एंड तक जाना चाहते हैं। तो ये इसकी मिनिमम आपका बैलेंस होना चाहिए। इसकी मैं आपको थोड़ा सा, ये जो स्टेशन है इनके मैं आपको थोड़े से फीचर्स बताऊं। ये जो एंट्री पॉइंट है, ये व्हील चेयर पे अगर कोई आना चाहता है या कोई भी किसी भी किस्म की जो स्पेशल पीपल हैं, डिसेबिलिटी है किसी को, तो वो इसमें एंटर हो सकते हैं। ये जो आपको येलो लाइंस नज़र आ रहे हैं, ये कलर ब्लाइंड और जो बाकी डिसेबल लोग हैं जिनको नज़र कुछ नहीं आता, तो ये जो साइंस हैं ये इनसे उनको गाइड मिलती है कि आपने कहाँ जाना है। ठीक है, ये स्पेशल पीपल के लिए। तो इस BRT की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी है। हर किस्म के डिसेबल और स्पेशल लोगों के लिए यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी है, रैंप से लेकर आपके बस में बैठने तक और बस से बैठने से लेकर टिकट वेंडिंग मशीन और ये सारी चीज़ें। ज़रा ये देखो, ये चमकनी है, चमकनी का ये स्टेशन है और ये मेरा ख्याल है शायद जो लिखा हुआ है कि कारखानों मार्केट जो है। देखें, यहाँ आपको बस आती है हर 4 मिनट बाद, हर 4 मिनट बाद एक बस आएगी ये कारखानों मार्केट तक जाने के लिए। यहाँ यानी आपने अगर कॉरिडोर को इस्तेमाल करना है तो यहाँ, और अगर आप उतरे हैं तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट कहते हैं बहुत आगे निकल गई। जो प्लान किया गया था 70 बिलियन पे आई गेस चला गया था। ये इसके ऊपर क्या है, क्योंकि कहते हैं नाकिस प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ। बिल्कुल नहीं, ये इसकी जो पहली कॉस्ट थी वो 49 बिलियन यानी 49 अरब रुपए थी।
दरमियान में कुछ एड ऑन फैसिलिटीज़ हमने रखी। वो रिक्वायरमेंट्स ये आई पब्लिक की तरफ से या लेबर क्लास जो है हमारी उनकी तरफ से, जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट को एक्सेस देना। ये उधर काफ़ी मुलाजिमीन काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमें भी एक्सेस दें, तो उधर हमने कोई 3 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डाल दिया। और दूसरा जो रीच 3 है हमारा, उसमें एलिवेटेड ज़्यादा रखना पड़ा हमें, क्योंकि उधर के ट्रेडर्स ये समझ रहे थे कि उनकी पार्किंग की फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर रोड की एक्सपेंशन हो जाएगी जो ग्राउंडेड है, तो उससे उनका बिज़नेस इफेक्ट हो सकता है। तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई, डिमांड आई, तो हमने उसको फिर चेंज करके इसको हम कास्ट इसलिए बढ़ गई। तो ये 49 अरब ये सब कुछ पहले प्लान क्यों नहीं किया गया? 49 बिलियन और फिर 70 बिलियन? नहीं, 49 से 66 बिलियन ये इसलिए नहीं प्लान किया गया कि हमारी तो फिजिबिलिटी बनी थी। जो रीच 3 की आप बात कर रहे हैं या जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, हम तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट का हमारी प्लानिंग में नहीं था कि हम, लेकिन वो लेबर क्लास से बहुत बड़ी डिमांड आ गई। और दूसरा जो तहकाल और जो रीच 3 है, उसमें भी हमारी फिजिबिलिटी बिल्कुल 100% ठीक थी, लेकिन ट्रेडर्स की तरफ से डिमांड और रिक्वेस्ट आई। ठीक। अब ये जो एक स्टेशन पर आएगा, उसको कितनी फेयर के, उसका किराया कितना पड़ेगा? और आखिरी तक आपने बताया कि 50 रुपये तक जो है वो पड़ेगा। एक स्टेशन पे कितना किराया पड़ेगा? आदिल, ये इस प्रोजेक्ट की ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो 5 किलोमीटर का हमारा है, पहला 5 किलोमीटर का, वो 10 रुपये किराया है। और सब्सिक्वेंटली जो 5-5 किलोमीटर ऐड होंगे, वो 5-5 रुपये भी साथ में ऐड होंगे। तो अगर 10 किलोमीटर है तो 15 रुपये, फिर 15 किलोमीटर है तो 20 रुपये, इस तरह की ऐड होते होते ये एंड तक अगर आप जाएंगे तो ये इसका किराया 50 रुपीज़ बनता है। बट आप तो कहते थे कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन अपेरेंटली अब आप जो 10 रुपये किराया है या 50 रुपये किराया है, तो जो हम देख रहे हैं जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे एक एयर कंडीशन बस है, उसमें वाईफाई भी है, उसके अंदर जो है वो और भी काफ़ी हमें सहूलतें दिख रही हैं, तो वो आपको 10 रुपये या 50 रुपये में तो फिजिबल नहीं हो सकती। ये तो आप फिर इस पर सब्सिडी दे रहे हैं। देखें, हमारी राइडरशिप कैपेसिटी 3,60,000 पैसेंजर्स पर डे है। अगर 3,60,000, क्योंकि ये ग्रेजुअली हमेशा होता रहता है, दुनिया भर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन होता है वो इनिशियली सब्सिडाइज होता है, इनिशियली कम लोग उसमें होते हैं। अगर ये 3,60,000 पैसेंजर्स को हम कम्यूट प्रोवाइड कर देते हैं सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक, तो और साथ में जो हमारी एड ऑन फैसिलिटीज़ हैं वो भी 100% फंक्शनल हो जाएं, तो ये ना सिर्फ सेल्फ सस्टेनेबल होगा बल्कि रेवेन्यू जनरेटिंग ये होगा। और वो कब तक हो जाएंगी? ये 2020 में ही कंप्लीट होंगी वो। अब कुछ ज़रा बात करते हैं लोगों से भी जो इसमें बस में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये शुरू हो गई है BRT सर्विस, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत कन्वीनियंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बसों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम पे पहुंचना होता था, तो ये एक कन्वीनियंट वे है कि विदाउट एनी क्राउड वो ऑन टाइम पहुंच जाएंगे अपने डेजिग्नेटेड लोकेशंस पे। तो अच्छा फील हो रहा है, एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये इससे जो है लोअर आवाम को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, आप जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि टाइमिंग का जो मसला होता था, तो जो पुरानी ट्रांसपोर्ट थी उसकी वजह से टाइमिंग का बहुत इशू रहता था। बिल्कुल टाइमिंग का इशू रहता था, और कभी कभी स्ट्राइक्स वगैरह इनकी वजह से, अब जो और लोगों की स्ट्राइक होती थी उसकी वजह से स्टूडेंट्स का नुकसान होता था। अक्सर ये होता था कि छुट्टी करके घर ही बैठना पड़ जाता था, तो लेक्चर मिस और ये सब चीज़ें, तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा और यंग जनरेशन का ज़्यादा। कैसा महसूस कर रही हैं जी, कैसी सर्विस है? सर्विस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा भी फील कर रही हूँ। पेशावर में ऐसी सर्विस पहली बार आई है और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशली वुमेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इस तरह की सिक्योर बस में ट्रैवल करना। जब तक हमने खुद ट्रैवल नहीं किया था हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ है। ठीक है, तो आपको लगता है कि बहुत शहरी जो हैं वो अब अपनी गाड़ियां छोड़कर इसमें सफ़र किया करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मुझे लगता है लोगों की थिंकिंग काफ़ी चेंज हो रही है, तो वो ज़रूर इसको जो है ट्राई करेंगे। और जो फेयर रखा है गवर्नमेंट ने वो वेरी ओके, रीजनेबल है जी। ठीक, थोड़े दिनों पहले वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने एतराफ़ किया कि इस मंसूबे में हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप दोनों सूरतों में ये कह रहे हैं, तो ये कि जी ये गवर्नमेंट का के अगेंस्ट अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात, आप उसके साथ ये कह रहे हैं कि 6 महीने का टाइम इसलिए दिया था ताकि हम जो है वो 2021 का मंसूबा 2 साल में कंप्लीट करवा लें। तो PTI के मुतज़ाद बयानात भी रहे हैं। असल वजह अपोजिशन या मीडिया की तनकीद से ज़्यादा खुद वज़रा के बयानात। इससे पहले जो वज़रा थे वो डेट्स देते रहे, 9 दफ़ा डेट्स दी गई हैं। अब 14 अगस्त को फाइनली इसकी इनॉग्रेशन हो गई और अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि क्या मुकम्मल फंक्शनल होगा, और मुतज़ाद बयानात जो है इसकी क्या वजह थी? कोऑर्डिनेशन नहीं रही आप लोगों के आपस? आदिल,
एक तो मैंने जब चार्ज संभाल लिया तो मुझे मीडिया ने बड़ा पुश किया है। मैं आपके तवज्जुह से ये भी कह देना चाहता हूँ कि जो मिनिस्टर्स ने बयान दिए वो मीडिया ने दिलवाए हैं उनसे। वो बार बार आपके मिनिस्टर्स इतने सादे हैं कि मीडिया के कहने पे बयान दे देते हैं। आप लोग फिर छोड़ते कहाँ हैं हमें? मीडिया ने गन पॉइंट पे बयानात लिए और फिर उसी को बेस बनाकर उसी को बेस बनाकर अच्छा जो देखें, जो क्योंकि ये कई जगहों पे से ये टूटा हुआ था, आप गंद पॉइंट पे तो कह सकते हैं, लेकिन गन पॉइंट पे कैसे बयान दिलवाए जा सकते हैं? अच्छा, जो शिबली साहब ने बात की है, मैं उसका एतराफ़ मैं भी करता हूँ। जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें खामियां और कोताहियां होती हैं और हर जगह पे होती आ रही हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि इस प्रोजेक्ट की जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा है कि अगर हम उसके ऊपर फोकस करें, एक डेट चलें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो डेट गलत दी गई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने जल्दी में डेट देकर, अर्लियर डेट देकर, चैलेंजिंग डेट देकर हमने उसको जल्दी कंप्लीट कर। खान साहब कहते थे कि जो मेट्रो बस है वो जंगला बस है, तो ये जंगले तो इसके भी साइडों पे, दोनों साइडों पे लगे हुए हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आप? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमारा एजेंडा जो है बेसिकली मंशूर का वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। 2013 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर काम किया। पुलिस का आपका मिसाली इदारा बना, एजुकेशन के ऊपर आपका काम हुआ, हेल्थ के ऊपर आपका काम हुआ, कानून साजी दुनिया भर में एक्सेप्टेबल बेहतरीन कानून साजी, राइट टू सर्विसेज, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून बने। उसके बाद जब बेस बन गई हमारी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने विजुअलाइजेशन की तरफ हम चले गए कि ये BRT बननी चाहिए, मोटरवेज बनने चाहिए। हमारा जो बुनियादी एजेंडा था और है वो, उसके ऊपर अभी भी हम 100% कमिटेड हैं। बुनियादी चीज़ आपकी है इदारों का इस्तेहकाम, इदारों से करप्शन का खात्मा, इदारों को स्ट्रेंथन करना, सियासी मुदाखलत से पाक करना, उसके ऊपर हमने काम किया और वो दुनिया भर ने एक्सेप्ट किया। आप पख्तूनख्वा की पुलिस को देख लें, आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को देख लें। आपने तो यहाँ पर एहतिसाब कमीशन बनाया था, वही बंद कर दिया था, तो एहतिसाब कैसे किया आपने? लेकिन एहतिसाब कमीशन हमारा बुनियादी एजेंडा है, हमने अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना है। तो आपने बंद क्यों किया उसको? देखें, हमारे और इदारे हमने स्ट्रेंथन कर लिए हैं। हमने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन किया। नैब को हमने आज़ाद और खुद मुख्तार बना दिया। कमीशन को बनाया क्यों था? देखें, उसके ऊपर एतराज़ात ये आ गए, बाद में उसकी कानून साजी में लूप होल्स थे। नैब की तरफ से ये आया कि वो उनके जुरिस्डिक्शन में एंटर हो रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि जब फेडरल गवर्नमेंट आ गई, नैब अब जो है हम नैब को खुद मुख्तार करते हैं और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को। तो इस वजह से एहतिसाब कमीशन तो फेडरल में आने से पहले ही बंद कर दिया था। अब ये फ्लाईओवर्स हैं, ये बताएं कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स पर भी निशानदेही की गई थी। आपने बताया कि उसकी एक वजह ये भी थी, पार्किंग्स या जो इसकी सराउंडिंग एरियाज हैं सारे, उसमें बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी रिजर्वेशन थी। क्या उसको जहन में रख के फिर इसको उठा दिया तो कॉस्ट भी बढ़ गई? तो ये अगर पहले प्लान कर लिया जाता तो शायद ये मुश्किलात ना देखनी पड़ती। नहीं, ये देखें, हमारा गरीब सूबा है, हम इस बात को हमें एडमिट करना है। हमने कॉस्ट को बड़ा फैक्टर रखा है कि हम इसको मिनिमम कॉस्ट पे रखें, लेकिन फिर सिटीज़न की तरफ से और हमारी जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनके ऑब्जर्वेशंस को लेकर हम इसको एलिवेटेड ले गए। इसमें पूरी 27 किलोमीटर में 13 किलोमीटर एलिवेटेड है, तो उस वजह से कॉस्ट हमारी बढ़ गई, यकीनन बढ़ गई। किला बालासार के पास से गुजर रहे हैं, अगर कैमरामैन दिखा सकें, ये किला बालासार के ऊपर ये सारा एलिवेटेड है एरिया जिस पर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। अब कुछ लोग बैठे हैं, जरा उनसे भी पीछे बात करते हैं। अच्छी तरीके से इन लोगों ने अपने काम में मतलब टाइम लिया है, लेकिन अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से इन्होंने कंप्लीट किया। इसमें माशाल्लाह बहुत से फैसिलिटीज़ जो है वहाँ में प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, स्मूथली जो है जा रही है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। बसों में जाते आते थे, लेकिन वो मज़ा इधर तो नहीं, इधर AC लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो मुश्किल होती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, अब शुक्र है बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। ये कामरान साहब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो पाकिस्तान में मेट्रो बस सर्विसेज के बानी हैं, वो कहते हैं कि जी देखें, मैंने 3 मेट्रोज़ बनाई, वो जिस कॉस्ट की बनी उससे डबल कॉस्ट की जो है वो पेशावर की बनी। अब उसकी आप लाख रीजंस देते हैं कि बहुत सारी, ऑब्वियसली उसके अंदर आप बताते हैं कि हमें बाद में चीज़ों का पता चला। फिर वो ये भी कहते हैं कि देखें, कभी कोर्ट्स के पीछे छुपे करप्शन छुपाने के लिए, ये इनको तजुर्बा ही नहीं था इस काम का और इन्होंने ये काम छेड़ दिया। वो कहते हैं कि जी डबल जो है वो कॉस्ट की इन्होंने बनाई, उतने ही किलोमीटर जितनी की मैंने 3 बनाई।
देखें, एक तो वो ये बात ठीक करते हैं कि हमें तजर्बा नहीं है लेकिन करप्शन का नहीं है, ना हम वो तजर्बा हासिल करना चाहते हैं। आपने स्टे लिया हुआ है। वो करप्शन और लूट मार के माहिर हैं, ठीक है। अब जो स्टे की बात है वो बड़ा टेक्निकल है, आप ज़रा उसको समझ लें। हमने स्टे लिया कि आप इंक्वायरी को इसकी ऑपरेशनलाइजेशन के बाद खोल लें। अगर जब इंक्वायरी हो रही है और हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हो तो ये फर्दर लिंगर ऑन हो जाएगा, फर्दर डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट। और उस डिले को रोकने के लिए हमने कहा कि नहीं, आप ज़रा सब्र करें, जब ये कंप्लीट हो जाए हम खुद आपके सामने आ जाएंगे। हम बिल्कुल ओपन है, हमारी पार्टी का मंशूर ही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है। आपने तो मुस्कुराना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है बीआरटी से मुतालिक जब भी बात होती है आप लोगों को हंसी आना तो जरूर शुरू हो जाएगी। आइंदा डेट देंगे किसी मंसूबे की कि हम इतने महीने में इसको कंप्लीट कर दें? बिल्कुल देंगे, और जो डेट देंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा डेट दूंगा, वैसे ही हम एक डेट देंगे और उस पर इनोग्रेट और ऑपरेशनलाइज करके। ये वाला मामला नहीं होगा जिस तरह 6 महीने की जगह 2.5 साल। हमने तो जो डेट दिया उसी पे ऑपरेशनलाइज अच्छा, सब वजीरों की अपनी डेट थी। फाइनली कामरान बंगश साहब की डेट ठीक साबित हो गई और जो डेट इन्होंने दी उस पर इनॉग्रेशन हो गया है, उस पर ये फंक्शनल हो गई है। और यकीनी तौर पर हमें ये समझना पड़ेगा, मंसूबे के ऊपर राइट है किसी का भी एतराज़ उठाना, कोई इसकी हिमायत कर सकता है, कोई मुखालफत, अगर उसमें कोई बेकायदगियाँ हुई हैं उस पर तनकीद होनी चाहिए ताकि उसकी इस्लाह हो सके। एक आम आदमी के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है। हुकूमतें या सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती रहती हैं, लेकिन जो हुकूमत भी अपने शहरियों को इस किस्म की सहूलत दे तो उसको ज़रूर सराहना चाहिए इस बात पर। पेशावर एक बड़ा शहर था जहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई बेहतर निज़ाम नहीं था, उसमें यकीनी तौर पर ये एक अच्छी सहूलत शहरियों को मिल गई है। और अगर ये मंसूबा कामयाबी से आगे जाता है तो ये एक बहुत बड़ी आम बंदे की भी कामयाबी होगी कि उसको ये मंसूबा मिला और हुकूमत भी इसको जो है वो सही तरह से अपने सियासी मकासद के लिए भी कैश करा सकेगी। आलमगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, तो इनसे ज़रा सा समझते हैं कि ये किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और उसको लोगों को समझाना किस तरह कितना मुश्किल या कितना आसान है। ये क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ स्टेशन? सर, स्टेशन पे जो है ना आपके पास, जिस तरह आपने बसेस में भी कवर किया है, हमारे पास वायरलेस फैसिलिटीज़ है, हमारे पास जो टिकटिंग काउंटर्स है जो, और साथ साथ जो है ना TVM मशीन्स है, टिकट वेंडिंग मशीन्स है। इफ़ यू फील देयर इज अ क्यू इन द टिकट ऑफिस तो यू कैन गो टू द TVM मशीन। आप TVM मशीन जाके उधर ईजिली, इट्स अ यूज़र फ्रेंडली सिस्टम। आप अगर कार्ड खरीदना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है इन दैट। इन अदर केसेस आपके पास ऑप्शंस ये है कि यू कैन स्टेशंस को जगह जगह बनाने की वजह ये है टू गिव पीपल कनेक्टिविटी। हम इस वक्त तहकाल पायान स्टेशन पे खड़े हुए हैं और ये ज़ू चूज़ लैंग्वेज ज़ुबान का इंतखाब करें। ये इंग्लिश, उर्दू और पश्तो 3 ज़ुबानों में जो है ये इन्होंने दिया हुआ है, तो हम चलें उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिचार्ज कर सकते हैं जो आपने कार्ड बनाया हुआ है, इसको ज़रा हमें बताइएगा सारा क्या फीचर है। बहुत सारे ऑप्शन है, आप कार्ड खरीद सकते हैं, आप उसी का रिचार्ज कर सकते हैं, आप सिंगल जर्नी टिकट यानी एक तरफा टिकट भी खरीद सकते हैं। साथ फॉर एग्जांपल आपको ये पता लगाना है आपके कार्ड में कितना बैलेंस है एट द मोमेंट, आप कार्ड इधर प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे उसकी एक समरी आ जाएगी कि आपके पास इतना बैलेंस है। और ज़ू मोबाइल मेंबरशिप भी इधर से ही आप कर सकते हैं। चूँकि वी हैव 2 ऑप्शंस, हमारे पास कार्ड का भी ऑप्शन है और हमारा ऐप भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसके बाद ये होगा कि इफ़ यू हैव अ ज़ू ऐप यू हैव टू स्कैन द QR कोड और हियर, और स्कैन करते ही आपको सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपकी कार्ड आपके ऐप में या आपके अगेंस्ट जो आपने जो मैंने रजिस्टर किया, क्योंकि देयर विल बी योर मोबाइल नंबर विल बी रजिस्टर इन द बैक एंड। तो आपको ये पता चलेगा कि आपके कितना ज़ू कार्ड, क्या इंक्वायरी कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर बैलेंस, इट कुड बी योर हिस्ट्री। ये ज़ू बाईसाइकिल मेंबरशिप ये क्या चीज़ है? आप बाईसाइकिल से नहीं सर,